हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए, हमारा टॉपिक चला था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 237 नंबर प्रश्न है। यह कहता है कि विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं वह धीमा हो जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। तो ये क्या कहता है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास है ना, वो दो गति से होता है या धीमा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष से किशोर अवस्था तक। ये जो विकास है, विकास जो 2 वर्ष से किशोर अवस्था की एज है उसमें कम होता है। इसमें अभिवृद्धि ज्यादा होती है, विकास कम होता है। और जो अभिवृद्धि लगभग बंद हो जाती हैं किशोर अवस्था तक, तो उससे आगे विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि संवेग, जब संवेगों का उतार चढ़ाव होता है तो उसमें कभी तो नॉर्मल होता है, कभी गुस्सा करता है। जैसे संवेग ज्यादा तीव्र होते हैं उसमें बच्चे को गुस्सा आने लग जाता है। तो ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। तो अगर स्वयं कम होते हैं तो वे खुश होता है, और स्वयं ज्यादा तीव्र हो जाते हैं तो वो गुस्सा करने लगता है। तो ये हो जाएगा स्वयंगात्मक व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 239 कि यह कहता है कि किशोर अवस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। किशोर अवस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। किशोरों की अवस्था भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई अवस्था महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों प्रकार है। इस प्रकार के आधार पर किशोर अवस्था को खुशी रहित अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न आता है 240। ये कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है शिक्षार्थी। अगर यहाँ विद्यालय की बात होती है तो यहाँ शिक्षक जरूर आता। तो ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा शिक्षार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि मानव विकास होता है, यानी मानव का जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है। मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो ध्यान रखना, जो मानव विकास होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है 242। ये कहता है कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, मैं उनके अभी नोट्स बना रहा हूँ। तो उसमें लगभग 50-60 सिद्धांत हैं। तो अलग अलग बुकों से निकाल कर नोट्स बना रहा हूँ, तो वो थोड़े दिनों बाद में आपको मिल जाएंगे सिद्धांत। 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। वहाँ से जो मैंने प्रश्न बनाए हैं यहाँ से कोई बार प्रश्न आने वाला नहीं। तो ये विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हेविंग हर्स्ट ने किया। किसने। हेविंग हर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 243 की तरफ। यह कहता है कि एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं। तो ध्यान रखना, एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्था बताई है। 8 अवस्था बताई है। तो अगर आपको अभी पता है कि कौन कौन सी अवस्था है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो बाद में एक वीडियो लेके आएंगे, उनमें जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे
उनके विकास के जो सिद्धांत हैं, योग्यताएं हैं, तो उनमें से जो प्रश्न आने लायक हैं उनको विस्तारपूर्वक बताएंगे आपको। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 8 अवस्था बताइए। अगला प्रश्न आता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, परिभाषा जो मुख्य मुख्य परिभाषा हैं हम आपको बता देंगे, उनमें से एक परिभाषा जरूर आएगी। तो परिभाषाओं को ध्यान रखना, आप हल्के में मत लेना। परिभाषा का हमेशा एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता या योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हरलोक। इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आपको परिभाषाएं याद करनी है। अगला प्रश्न आता है 245। ये कहता है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। तो 245, तो 245 का आंसर कौन सा होगा बताइए? भाषा विकास, समाजीकरण, व्यक्तित्व, व्यक्तिक मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि 246 ये कहता है कि निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी वृद्धि और विकास, ध्यान रखना, वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इनमें से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। देखिए, पहली बार तो वृद्धि होती है, वृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होती है। ध्यान रखना, वृद्धि होती है वो मनोवैज्ञानिक नहीं होती है। तो ध्यान रखना, पहला ए तो गलत हो गया पहले से ही, क्योंकि इसमें दे रखा है कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है, नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि वृद्धि भौतिक होती है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि भौतिक होती है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल सही, ये आपका आंसर बी सही है। तो ध्यान रखना, वृद्धि भौतिक होती है और जबकि विकास होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि विकास की किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति या का प्राचुर्य कहा जाता है? हम जब बाल्यावस्था पढ़ते हैं, किशोरावस्था पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि नायक पूजा जो विषयावस्थाएं होती हैं उसमें बताया जाता है कि बाल्यावस्था की अलग, किशोरावस्था की अलग। जिसमें किशोरावस्था में 2 आते हैं, उत्तर, प्रारंभिक और उत्तर। तो इसमें बताया जाता है कि नायक पूजा क्या होती है और कौन से प्रारंभिक या उत्तर किशोरावस्था में पाई जाती है। तो ये नायक पूजा की बात करते हैं, ये होती है प्रारंभिक किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक किशोरावस्था। तो ध्यान रखना, यहाँ देख लेना आप, नायक पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभिक किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न 248 ये कहता है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, सबको आना चाहिए। जो समस्याओं की अवधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है किशोरावस्था को। किशोरावस्था को समस्याओं की अवधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो किशोरावस्था होती है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती है। आगे बात करते हैं 249 में। ये कहता है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो कमेटी कौन कौन सी बताई हुई है इसमें? राममूर्ति कमेटी, हेडो कमेटी, कोठारी कमेटी, यशपाल कमेटी। तो जो नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है ये कमेटी है हेडो कमेटी। ये कथन हेडो कमेटी का है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के आने लायक प्रश्न बनता है यहाँ से, तो इसको जरूर देखना आप। अगला प्रश्न आता है 250। ये कहता है कि कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था। तो
अहम बनाम जो भूमिका होती हैं, तो ये किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। अब बताएंगे आपको अहम बनाम भूमिका कौन सी होती हैं और कौन कौन सी अवस्था, कौन कौन सी एज इसमें आती हैं। तो ये तो अभी ऑप्शन वाले वीडियो चल रहे हैं, उसके बाद में जो थ्योरिकल वीडियो आएंगे उनमें से आपको ये मिल जाएगी। आगे बात करते हैं 251। ये कहता है कि कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, दिवास्वपन की बहुलता। तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए मानसिक दशाएं यानी विरोधी मानसिक दशाएं बिल्कुल, वीर पूजा की भावना हाँ, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास नहीं, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। 40, 35, 45, 33। तो इसने क्या पूछा है कि इसने पूछा है किशोरावस्था की समाप्ति पर, यानी जब किशोरावस्था समाप्त हो जाती है उसके बाद में शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है। यानी ये बाल्यावस्था की बात नहीं कर रही है, किशोरावस्था की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 45%। अगला प्रश्न है कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। विचारों की विलोम्यता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग, आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें बताइए, इसमें तो ए बी सी ये तीनों इसमें विशेषता है, लेकिन जो आंत प्रज्ञा चिंतन अवस्था है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दे। अगला प्रश्न आता है कि बालक का विकास तीव्रगामी होता है। जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष। देखिए अगर बालक के विकास की बात आती है, जो बालक का विकास शुरू में जो होता है, तो शुरू में जन्म से 2 वर्ष तक इतना तेजी से चलता है कि वो अगले 5 सालों का जो विकास है वो 2 साल में कर लेता है। तो जो बालक का दिमाग होता है सबसे ज़्यादा तीव्र चलता है जन्म से 2 वर्ष तक, इसका विकास बहुत तेजी से होता है। उसके बाद में किशोर अवस्था का विकास होता है वो धीरे 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 कम होता है, यानी धीरे कम कहने का तात्पर्य है कि कम होता है। किशोर अवस्था के बाद में पुनः वापस शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ये काल है बीच वाला, ये अभिवृद्धि इसमें ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं 255। ये कहता है कि अपनी पुस्तक यानी एडोलेंसेंस, इसका अर्थ है कि एडोलेंस पुस्तक किसकी है, में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है। व्यक्तित्व जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। स्टीफन स्किनर, स्टैनली हॉल और हरलोक। अब देखिए जो एडोलेंसेंस पुस्तक है वो पुस्तक किसकी है, याद रखना हमेशा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। जो जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको आप थोड़ी से ध्यान से देखना। तो एडोलेंसेंस पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है स्टैनली हॉल। इसमें से ज़्यादा किशोरावस्था के बारे में बताया हुआ है। तो ये पुस्तक किसकी है, स्टैनली हॉल की। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बनता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10, 10 से 13। अब देखिए इसने पूछा है परंपरागत नैतिक स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए। देखिए इन्होंने 3 अवस्था बताई है, एक तो बताइए पूर्व परंपरागत, एक बताइए परंपरागत और एक बताइए पश्च परंपरागत, यानी प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन। तो इस पर इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो। तो इसने क्या पूछा है कि परंपरागत यानी कन्वेंशन स्तर की बात कर रहा है ये, तो ये हो जाएगी 10 से 13 वर्ष तक। क्या होगा, 10 से 13 वर्ष तक। अगला प्रश्न आता है 257। ये कहता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने उनमें से नहीं है, यानी अनिवार्य तो माने हैं लेकिन इनमें से 4 हैं, 4 में से आपको बताने हैं कौन सा अनिवार्य नहीं माना है। तो जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन, कक्षा कस के
अनुभव। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कारक है उनमें से शामिल नहीं किया इसमें। तो ये आ जाएगा संज्ञानात्मक में, इसका आंसर हो जाएगा डी, कक्षा कक्ष के अनुभव। ये इनमें नहीं माना है और बाकी तीनों माने हैं। अगला प्रश्न बनता है कि स्वयंगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। स्वयंगात्मक, बताया मैंने कि स्वयं क्या होता है। स्वयंगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। किस अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो स्वयंगात्मक शक्ति होती है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। अभी देखो, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रगत अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसने पूछा है कि तीसरी अवस्था, तो ध्यान रखना तीसरी अवस्था कौन सी है, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की। अब थ्योरी में बताएंगे आपको जीन पियाजे की कौन कौन सी अवस्था है, कितनी अवस्थाएं, लॉरेंस कोहलबर्ग की कितनी अवस्था है, सारा कुछ बताएंगे। तो ऑप्शन में पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आगे दिक्कत ना आए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा और अहम केंद्रिक। तो ये बात हो रही है जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे से आपको याद आया होगा स्कीमा शब्द। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक संरचना का जो शब्दावली बताई है इन्होंने, तो ये शब्दावली है स्कीमा। अगला प्रश्न आता है 261 नंबर। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, विलोम्यता या उत्क्रमणीयता, क्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि मानव का विकास सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें हो जाएगा विलोम्यता या उत्क्रमणीयता, ये एक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो कोहलबर्ग और यानी जीन पियाजे, तो इनका थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पुटअप होते हैं। 2-3 वैज्ञानिक हैं उनमें से। तो ये पूछ रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है, यानी इनमें से 3 अवस्था बताइए, इनमें से आपको एक अवस्था बतानी है कि जो कोहलबर्ग की है। तो ये कोहलबर्ग की है परंपरागत नैतिकता। अभी थोड़ी देर पहले में आता है कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, ये तीनों कोहलबर्ग की अवस्था है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपके सामने 4 कथन है, उनमें से ये पूछ रहे कथन कौन सा सही नहीं है। इसका अर्थ है कि 3 तो सही है, 3 तो सही है लेकिन एक सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। विकास लंबवत सीधा न्यायिक और वर्तानुगार होता है, बिल्कुल सही। विकास की गति की दर एक सी रहती है, क्या एक सी रहती है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। विकास मस्तिष्क अधोमुखी क्रम से चलता है, यानी मस्तिष्क से सिर की ओर, बिल्कुल सही है। विकास केंद्र से बाहर की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ यह है कि वाकई विकास की गति की दर एक सी रहती है, यानी एक सी नहीं रहती है। लेकिन इसमें क्या बताया कि एक सी रहती है, यानी विकास की जो गति की दर है वो एक सी कभी नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह परिभाषा आपको पता होगा कि यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा है हर्लो की। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 265 की तरफ। यह कहता है कि मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, अभी मैंने बताया कि सिर से पैर की ओर, यानी मस्तिष्क नाम पहला या तो मस्तिष्क ऊपर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी सिर से पैर की ओर। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अब देखिए, तो मैंने बताया कि जो पूर्व परंपरागत, यानी इसका अन्य नाम भी हो सकते हैं प्राक् रूढ़िगत, और एक आता है रूढ़िगत, और वो एक आता है पश्चात रूढ़िगत। तो इसमें कौन सा बचा? ये बचा सी, स्वयं प्रेरक, यानी ये अवस्था इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, तो उससे आपको पता ही है कि आप, अगर आपका कोई शिक्षक आपको बार बार टोके, यानी बार बार कुछ कहते, बार बार कहते ही रहते हैं, तो आप में क्या होती है? हीनता की भावना प्रकट हो जाती है, यानी उनसे आप ज़्यादा बोलने लग जाते हो या झगड़ा करना शुरू कर दे हो, तो ये होती है हीनता की भावनाएं। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरह से देख लेना। अगला प्रश्न है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर अवस्था विद्यार्थी के निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती हैं। एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, अब देखिए, अगर इसमें आप काट कर सकते हो तो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि तीनों में ही अलग टाइप दे रखा है। क्यों? देखिए, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान यानी अस्थायी, तो ये तो कट गया, अस्थायी नहीं होती। घनिष्ठ मित्र से अलगाव, ये भी हो गया गलत। और एक है परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन, यानी अच्छी बात तो कौन सी होती है? समायोजन वाली, तो इसमें क्या दे रखा है? कुसमायोजन, यानी ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, तीनों मिलते जुलते हैं, ए बी सी, ये तीनों एक प्रकार से मिलते जुलते हैं, तो इसका जो पीछे बचा डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में इसी पर डिपेंड रहता है। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक, परंपरागत, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत। तो ये तो काफी बार रिपीट हो गया है प्रश्न, 3 बार हो गया रिपीट। अगला प्रश्न आता है कि जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है संवेदी प्रेरक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन इसने पूछा है, तो इसमें हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तार्किक चिंतन होगा डी। अगला प्रश्न आता है कि किस मनोविज्ञान ने सामुएल के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किए थे? तो इसमें हो जाएगा मार्गरेट मीड। तो ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो आप इसको देख सकते हो कि बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, तो आप कुछ प्रश्न ऐसे हो तो काफ़ी पुस्तकों में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में अगर उपलब्ध हो जाता है तो उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो किस मनोविज्ञानी ने सामुएल के द्वीप पर अनुदैर्य अध्ययन किए थे? ये क्या था? मार्गरेट मीड ने। अगला प्रश्न आता है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये उत्तेजना भाग किसका है? ये होता है स्विंग, यानी स्विंगात्मक विकास का। अगला प्रश्न आता है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक का महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, सामाजिक, आनुवंशिक, शारीरिक। वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत बताता है ये कि बच्चों को सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत बताता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आया कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास पूर्वानुमेय होता है। तो ये पूछ रहा है गलत है, विकास रेखीय। विकास रेखीय, ये कहने का तात्पर्य है कि विकास रेखीय मतलब रेखा, यानी सीधा चलता है, नहीं, विकास एक वर्तनुकाल की तरफ चलता है इस करके, तो रेखीय नहीं होता। इसको आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न बनता है कि 276 कहता है कि वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है स्वयं नियामक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, योग्यता का विकास पूछा इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा योग्यता पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक में। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक। अगला आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मोस्ट वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, नहीं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। ये कहता है कि एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, ये एक उदाहरण है। एनिमिज्म, आत्म केंद्रण, आलोचना और अंतर्ज्ञान। तो देखना, ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अब यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आत्म केंद्रित का अर्थ होता है कि जो बच्चा कहता है, बच्चा ये सोचता है जो मैं कहता हूँ वो सच है। और एनिमिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। तो आप देख सकते हो कि इसका उत्तर क्या होता है। सूरज क्रोधित हो रहा है, सूरज क्या है? निर्जीव। तो जैसे ही सूरज चमकता है ज्यादा, तो बच्चा क्या सोचता है? सूरज को सोचता है सजीव, यानी सूरज क्रोधित हो रहा है, यानी सूरज को गुस्सा आ गया है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एनिमिज्म। और आत्मज्ञान क्या हुआ कि बच्चा जो कहता है वो सच कहता है। बच्चा कभी कभी देखते हो आप कि बच्चा कहता है कि चांद मेरे साथ चलता है, कि जो चांद होता है वो मेरे साथ साथ चलता है, मैं जहां पर जाता हूं वहां पर चांद रहता है। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी बात रखता है कि जहां पर मैं जाता हूं वहां चांद मेरे साथ साथ जाता है, यानी जो वो कहता है वो सच है, वो ये समझता है। तो इस प्रकार ज़्यादा थ्योरी में आपको बताएंगे आगे, जब थ्योरी पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? कोलबर्ग, जीन प्याजे। देखिए, नैतिक विकास की बात आती है तो यह दोनों की बात होनी चाहिए, कोलबर्ग और जीन प्याजे की। अगला प्रश्न आता है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? तो प्याजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, डान स्लोबिन। तो ये किसने कहा कि बच्चों में भाषा ग्रहण उपकरण का विद्यमान होता है? ये बात कही थी चोम्स्की ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण का विद्यमान होता है, ये बात किसने कही थी? चोम्स्की ने कही थी। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न बताते हैं आपको कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा होती है। मुख्य अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ होती है जन्म से 1 वर्ष तक। ये जो मुख्य अवस्था होती है, उसमें जो फ्राइड ने काफ़ी अवस्था बताई हैं, कम से कम 8-9 अवस्था बताई हैं, उनको अलग अलग नाम दे रखा है और अलग अलग आयु दे रखी है। तो इनमें से भी प्रश्न आने लायक बनता है सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो ये थे 280 प्रश्न, अब हम कर चुके हैं। हमारे कुछ आगे टॉपिक हैं, उनको हम एक बार ऑप्शन वाले से शुरू करेंगे। तो कम से कम ऑप्शन वाले 10,000 प्रश्न करेंगे। तो अब तक हमारे 280 प्रश्न हुए हैं, तो उसमें 4 या 5 वीडियो बन गए हैं। तो ज़्यादा नहीं, आधे आधे घंटे की वीडियो हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि हाँ, कि इनमें से बताए हुए हैं, कम से कम आज मैंने 30-35 क्वेश्चन बताए, उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ आपने अगर तैयारी कर रखे हैं तो यहाँ परख सकते हो। अगर तैयारी नहीं भी की रखी है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न आने लायक होते हैं। जो जो प्रश्न आने लायक होते हैं मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आते भी हैं। तो आगे हम प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो काफ़ी बार ध्यान रखना, जो परीक्षा में 16 प्रश्न 30 प्रश्न आते हैं, उनमें से 3-4 हर बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हमने 280 प्रश्न अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो कुल हम कितने प्रश्न सोल्व करेंगे? 10,000। तो आप हमेशा वीडियो को देखते रहिए, और काफ़ी सारे अलग टाइप के भी वीडियो आते हैं हमें, साइकोलॉजी के अलावा राजस्थान जीके और करंट जीके के भी, और पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, काफ़ी सारे वीडियो आते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखते रहो हमारे। अब अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि अब नज़दीक परीक्षा आ रही हैं, तो हमेशा हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार ये था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।